अच्छा, तो इसमें हम अब अलीगढ़ मूवमेंट जब जो हमने शुरू किया था उसमें हमने एजुकेशनल सर्विसेज के बारे में जो है आपको बताया था कि एजुकेशनल सर्विसेज क्या थे उसके। अब हम इसके पॉलिटिकल सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे कि तहरीक अलीगढ़ या अलीगढ़ मूवमेंट की पॉलिटिकल सर्विसेज क्या है। मैंने आपको बताया था हर लेक्चर में कि हमारे जो लेक्चर होगा उसके आउटलाइंस आपको जो है मिलेंगे, लेकिन कुछ लेक्चर में मुझसे कभी कभी भूल जाते हैं। मैं आउटलाइन जो है मैं यहाँ पर नहीं लिखता हूँ, वो डायरेक्ट यहाँ पर लिखता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने फिर लिखा है। और जिसमें नहीं लिखा है उसमें फिर क्या होगा, आप ज़रा इनसे नोट किया करें इससे भी, ताकि आपको आउटलाइन मिल सके, क्योंकि ये बेसिक आउटलाइन जो होता है अक्सर स्टूडेंट को आउटलाइन नहीं मिलते हैं। तो ये जो आउटलाइंस है, ये जो हेडिंग्स है, ये उसके पॉलिटिकल सर्विसेज है अलीगढ़ मूवमेंट के या सर सैयद अहमद ख़ान के। सबसे पहला उसका जो था पॉलिटिकल सर्विसेज में कि कीपिंग अवे मुस्लिम फ्राम पॉलिटिक्स, मुसलमानों को वो पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहते थे। जो सर सैयद अहमद ख़ान का नज़रिया था या जो अलीगढ़ मूवमेंट का नज़रिया था, क्यों वो चाहते थे कि अब ऐसा दौर है कि हिंदू जो है वो मेजॉरिटी हिंदू जो है वो मॉडर्न है, वो वेस्टर्न एजुकेशन से भी क्या है वो उसमें भी अब जो है उसकी इंटरफेरेंस है, रोल है, वो उसको हासिल किया है वो बहुत से हिंदू ने। अब हमारे साथ ऐसा जो है जो कि नॉन मॉडर्न एजुकेशन है हमारे पास, ना कोई ऐसी टेक्निक है कि हम उसके साथ हिंदू के साथ प्रॉपरली क्या करें, compete करें। तो हमने क्या करना है, पॉलिटिक्स से तब तक दूर रहना है जब तक हमने क्या ना किया हो, हमने मॉडर्न टेक्निक्स नहीं सीखा हो, और जब तक हमने प्रॉपर एजुकेशन जो है मॉडर्न एजुकेशन हासिल नहीं किया हो, तब तक वी आर अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। सो उसकी पॉलिटिक्स से दूर रखने का एक ये मतलब था, और कोई मतलब नहीं था कि हमने अभी तक हम इस काबिल नहीं रहे कि हम क्या करें, हिंदू के साथ compete करें। तो हिंदू के साथ compete करने के लिए हमने प्रॉपर एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन की ज़रूरत है, और मॉडर्न एजुकेशन हासिल करने के लिए हमने अभी इसको क्या रिजेक्ट करना होगा, और हमें टाइम देना होगा, अपने फोकस करना होगा अपने एजुकेशनल सिस्टम पर या सेटअप पर। तो ये तो उसका एक सर्विसेज में आप ये लिख सकते हो कि वो क्या करते थे, कीपिंग अवे मुस्लिम फ्राम पॉलिटिक्स। सेकेंड हेडिंग या आउटलाइन में हमने लिखा है कि अपोजिशन टू कांग्रेस। अपोजिशन टू कांग्रेस का मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने लिखा है कि कांग्रेस जो थी उस वक्त का अ पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन या अ पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी थी एट दैट टाइम। सो इंडियन पॉलिटिशियंस मेड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ इंडियंस, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ ऑल कम्युनिटी। मतलब यह है कि कांग्रेस वॉज मेड बाई इंडियन पॉलिटिशियंस for the interest of Indian people and for the interest of Indian communities. That's why ये जो कांग्रेस थी ये मुसलमानों की भी और हिंदू दोनों की मुश्तरका पार्टी थी। But with the passage of time, कांग्रेस changed its attitude towards Muslim. जो कांग्रेस की ओरिजिनल पॉलिसी या ओरिजिनल एटीट्यूड थी मुसलमानों के लिए, उसमें उन्होंने तज़ाद पैदा किया, और उसने क्या कहा, मुसलमानों को कम वैल्यू डिवैल्यू किया, वाइल हिंदू को क्या कर दिया, ओवर वैल्यूड किया, उसको वैल्यू दे दी। मुसलमानों के इंटरेस्ट को दबाया, वाइल हिंदू के इंटरेस्ट को जो है उन्होंने बढ़ाया या उनको अप्राइज किया। तो इसकी वजह से सर सैयद ने कहा कि इट्स प्रो हिंदू या इट्स ओनली अ हिंदू मेजॉरिटी या एमिंग ऑर्गेनाइजेशन या हिंदू पर्पजिंग ऑर्गेनाइजेशन जो कि सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करता है। It will never do anything, it will never bring anything for the benefit of Muslims, for the welfare of the Muslims. So don't join it. इसको ज्वाइन नहीं करना है। अपोज टू कांग्रेस की बात हम कर रहे हैं कि क्यों अपोज किया था, कि ये मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि ज़्यादा हिंदू के लिए काम करता है। दैट्स वाई हमने इस पार्टी को ज्वाइन नहीं करना है। He says that हिंदू आर मॉडर्न, हिंदू चूँकि अब मॉडर्न है, बट वी आर नॉट, और हम इस तरह मॉडर्न नहीं है कि हम उसको compete कर सके, उसके साथ मुकाबला कर सके। सो फर्स्ट गेट एंड प्रोड्यूस प्रॉपर मॉडर्न टेक्निक एंड एजुकेशन टू compete विद हिंदू आफ्टर देयर जॉइन पॉलिटिक्स। उन्होंने कहा कि हिंदू को कांग्रेस से क्यों मुसलमानों को मना कर रहे थे, कि यही बात है कीपिंग अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स, कि पहले प्रॉपर एजुकेशन, पहले प्रॉपर मेथोडोलॉजी
पहले मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिटिकल फिनोमिना पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को क्या करो, गेन करो, देन यू विल जॉइन इट ईजली एंड यू विल कम्पीट ईजली विद हिंदूज। सो ये उसका बेसिक एम था। आफ्टर दैट वी विल गो अहेड एंड वी विल डिस्कस काज़ीज़ ऑफ इंडियन रिवोल्ट। तो काज़ीज़ ऑफ इंडियन रिवोल्ट में हम ये कहते हैं कि सर सैयद क्रिटिसाइज द सिस्टम ऑफ ब्रिटिशर्स which was introduced before the Holocaust of 18 the War of Independence of 1857. He tried to convince Britishers that the main cause of war is the absence of Indian representative to carry or to convey our message, our viewpoint, our point of view to go to the government, to the British government. So he sent the copy of pamphlet to high official and British Parliament. उन्होंने एक पैम्पलेट बनाया था जिसको रिसाला असबाब बगावत हिंद में हम पढ़ेंगे। उन्होंने क्या कि उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया ब्रिटिश के ख़ुद के गवर्नमेंट के और उसके सिस्टम को और उसके एटीट्यूड को और उसके जो है वॉर्स पॉलिसीज़ को जो 1857 के हॉलोकॉस्ट से पहले मुसलमानों या इंडियंस पर मुसल्लत की गई थी। तो उन्होंने कहा और उन्होंने कोशिश की टू कन्विंस ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश ऑफिशियल कि जो द मेन काज है ना इस जंग इस हॉलोकॉस्ट की, ये इंडियन रिप्रेजेंटेटिव का ना होना था। चूँकि इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, उसकी एब्सेंस थी, तो मुसलमानों या हिंदू या इंडियंस की व्यू पॉइंट या पॉइंट ऑफ व्यू या उसका आइडियालॉजी आप तक पहुंचाने, आप तक प्रोमोट या आप तक ले आने के लिए वहाँ पर कोई ऐसा कन्वे करने के लिए, कैरी करने के लिए वहाँ पर कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव नहीं था हमारा। तो इस वजह से उन्होंने क्या कर दिया, मुसलमानों को मिसअंडरस्टैंडिंग या इंडियंस को मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये वार हुआ। तो इसके लिए उन्होंने एक पम्फलेट बनाया जो कि हाई ऑफिशियल को सेंड किया और फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी उन्होंने वो भेज दिए। अब वो पम्फलेट क्या था हम पढ़ेंगे रिसाला असबाब बगावत हिंद में कि सर सैयद थिंक दैट फ्राम द बैड रिलेशन ऑफ मुस्लिम विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि जो मुसलमानों के ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ जिस तरह ख़राब रिलेशन चल रहे हैं ना, तो हिंदू इससे फ़ायदा लेगा, हिंदू टेक एडवांटेज। दैट्स वाई इट इज़ नेसेसरी दैट वी डाइवर्ज देयर minds or their attitudes and make ourselves or prove ourselves loyal to them। हमने क्या करना है, उसके रिएक्शन, उसके रिलेशन या उसके माइंड को डाइवर्ट करना है कि हम जो है आपके वफादार हैं, हम आपके ख़िलाफ़ नहीं है। अगर हमने क्या करना है, अगर हमने ये नहीं किया तो हमारा जो ब्रिटिशर्स के साथ जो गवर्नमेंट के साथ रिलेशन है, ख़राब रिलेशन है, उससे हिंदू फ़ायदा उठाएगा और फिर तबाही फिर मुसलमानों को होगी। दैट्स वाई इट इज़ नेसेसरी कि हम क्या करें, डाइवर्ट करें, चेंज करें ब्रिटिशर्स के माइंड को या कन्विंस करें उसको कि हम आपके लॉयल हैं, हम आपके वफादार हैं, हम आपके ख़िलाफ़ नहीं है, उसको ये प्रूव करे और सेल्फ को। उसके लिए उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा, एक रिसाला या पैम्फलेट या लिखा, उसमें उसका नाम दिया उस पैम्फलेट को ऐसे एंड द काज़ीज़ ऑफ इंडियन रिवोल्ट। इस ऐसे में उन्होंने क्या किया, वो ट्राई किया टू प्रूव दैट मुस्लिम्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वार ऑफ 1857, कि मुस्लिम जो है वो 1857 के वार के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट हिंदू एंड ब्रिटिशर्स एंड इट्स हॉस्टाइल एटीट्यूड टुवर्ड मुस्लिम है। ब्रिटिशर्स की हॉस्टाइल पॉलिसीज या एटीट्यूड एंड हिंदू ये इस वार के जो है रिस्पॉन्सिबल है, जबकि मुसलमान इस वार के रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इस पैम्फलेट में वो उन्होंने ये बात कही थी और फिर ये पैम्फलेट ब्रिटिश और हाई ऑफिशियल्स को भी सेंड की उन्होंने एंड देन ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी उन्होंने भेज दी थी। उसके बाद आगे जाते हैं हम ब्रिटिश लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया। तो लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया में सर सैयद ने इसमें भी ये भी एक रिसाले की तरह एक कॉपी था। सर सैयद डिस्क्राइब द लॉयल्टी एंड सिंसियर सर्विस ऑफ मुस्लिम टुवर्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड डिफेंडेड मुस्लिम अगेंस्ट ब्रिटिश चार्ज ऑफ सेडिशन एंड। ये वही बात है कि मुसलमानों की जो सेडिशन या डिसलॉयल्टी थी उसको प्रूव करने के लिए कि वो उन्होंने डिफेंड किया मुसलमानों को कि मुसलमान सिंसियर है आपके लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, वो उसके अगेंस्ट नहीं है, तो उसके लिए उन्होंने लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया भी लिखा था। उसके बाद आता है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये भी हो गया, कीपिंग अवे मुस्लिम फ्रॉम पॉलिटिक्स, अपोजिशन ऑफ कांग्रेस भी हो गया, काज़ीज़ ऑफ इंडियन रिवोल्ट भी हो गया, रिसाला असबाब बगावत हिंद भी हो गया,
रॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया भी हो गया, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन भी हो गया। अच्छा, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन हम पढ़ते हैं। अच्छा, दिस एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय सर सैयद अहमद खान फॉर द सेम पर्पस। दिस ऑर्गेनाइजेशन आल्सो प्ले अ की रोल इन कन्वेइंग ग्रीवेंसेस ऑफ मुस्लिम टुवर्ड गवर्नमेंट। ये भी इसी काम के लिए था कि मुसलमानों के और ब्रिटिशर्स के दरमियान हमने क्या करना है, बाहमी नज़दीकी, बाहमी ताल्लुकात का कुर्बियत लाना है। तो इसके एक और भी काम था कि ये इसका बहुत की रोल है, ग्रीवेंसेस रीच टुवर्ड मुस्लिम्स, मुस्लिम ग्रीवेंसेस टुवर्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि जो मुसलमानों की शिकायत थे, ग्रीवेंसेस मीन शिकायत, वो क्या करते, वो रिप्रेजेंट करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इसकी ये भी रोल थी किसकी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशंस की। ये सब सैयद अहमद खान ने बनाया था। उसके बाद फाउंडर ऑफ टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बहुत नेसेसरी है फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। लेकिन यहाँ पर यह है कि सर सैयद अहमद खान रियल में टू नेशन थ्योरी का फाउंडर है। क्यों? क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट सर सैयद अहमद खान felt that Muslims of India have their own possess their own separate culture, tradition, language, religion and social life from Hindu. That's why he said that it's two different and separate nations and it never can unite in one way. ये कभी भी एक जैसे एक कौम नहीं बन सकती, क्योंकि इसकी हर चीज़ मुख्तलिफ, सेपरेट, different है। That's why the actual founder of two nation theory was Sir Syed Ahmad Khan. Later on, Allama Iqbal also propounded that, also explained two nation theory, and he also deeply in detail he explained to the nation in Khutbah Allahabad, the ceremony of Allahabad in 1930. Okay, let's come to the last point, opposed to Western democracy. It means that he was opposed to Western democracy. डेमोक्रेसी एक ऐसा गवर्नमेंट होता है जो फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड फ्रॉम द पीपल होता है। उसमें क्या होता है, फैसले जो होते हैं वो मेजॉरिटी बेस पर होते हैं, जिसकी मेजॉरिटी हो उसकी अथॉरिटी होगी। यहाँ पर वो क्यों अफोज हुआ, क्योंकि मुसलमान माइनॉरिटी में थे, वह हिंदू मेजॉरिटी में थे। सो दैट्स वाई ही अपोज टू वेस्टर्न डेमोक्रेसी। उन्होंने कहा कि अगर आप मेजॉरिटी पर फैसले करोगे देन मुसलमान तो माइनॉरिटी में है, और मुसलमान कभी भी जो है गवर्नमेंट में अपना हिस्सा बरकरार या अपना प्लेस या अपनी रिक्रूटमेंट नहीं कर सकता, या अपना प्लेस वहाँ पर नहीं जमा सकता। ही नेवर गॉट फॉर्म इन गवर्नमेंट, सो दैट्स वाई ही अपोज टू वेस्टर्न डेमोक्रेसी। बेसिकली डेमोक्रेसी, यही पॉइंट अल्लामा इकबाल ने भी कहा था, वो भी अपोज हुए थे मेजॉरिटी में। अच्छा, तो दैट्स वाई ही अपोज कांग्रेस। कांग्रेस के भी इसलिए वो अपोज थे। कांग्रेस में भी जो पहले बार ह्यूम ने 1985 में 1986 में कांग्रेस के इनेकाद किया, तो ये अपोज हुए। क्यों अपोज हुए? वहाँ पर भी ये था कि मुसलमानों और इंडियन की मेजॉरिटी की बात हो रही थी। चूँकि मुसलमान माइनॉरिटी में थे, तो उन्होंने कहा कि हम इसको ज्वाइन नहीं करेंगे, और अपने मुल्क और अपने नेशन और अपने लोगों को वो कन्विंस किया कि आपने ज्वाइन नहीं करना है इसको। सो ही सेज दैट when Congress was met, he opposed because he says that a party of separate caste, culture, religion cannot make a single and united nation. Congress not fulfill the need of the all citizens. So that's all about the political services of Aligarh movement. अगले लेक्चर में हम इसके जो सोशल सर्विसेज है या जो बाकी कुछ सर्विसेज के बाकी है, रिलीजियस सर्विसेज है, वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात कंफर्म हूँ, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। हर लिहाज से उनसे गलती हो सकती है। इंसान गलती का पुतला है। सो अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो इस पूरे लेक्चर में, या मैंने कई से पॉइंट मिस्टेक में ज़्यादा कही हो या कम कही हो, तो उसके लिए हम मदद ख्वाह हैं। चूँकि हमारी कोशिश यही होती है कि हम वही आपको पहुँचाएँ जो हमें आता है। सो दैट्स वाई ये जो आउटलाइन मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये पेपर के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में अक्सर जो स्टूडेंट्स को आउटलाइन नहीं मिल रहे होते हैं। अगर आउटलाइन को मिल जाए तो पेपर इधर से कर सकते हैं। सो दिस आउटलाइंस अबाउट द पॉलिटिकल सर्विस ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। अगले स्लाइड में हम रिलीजियस एंड सोशल सर्विसेज पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह दारुल उलूम देवबंद और उसके सर्विसेज और उसके एस्टेब्लिशमेंट बैकग्राउंड पढ़ेंगे। उसके बाद नहदतुल उलमा, और ये सिलसिला अगले जो है मराहिल तक चलता रहेगा।
और जो हमने एक सीरीज़ शुरू किया है उसको हम आगे तक ले जाएंगे। थैंक यू।